डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत मिलते एसबी में। हम लोग हिंदी पेडागोजी का सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, जिसका नाम है भाषा विकास के सिद्धांत या भाषा शिक्षण के सिद्धांत, या किन सिद्धांतों की वजह से हम बच्चों को भाषा का शिक्षण कराएंगे और उन्हें अच्छे से अच्छी भाषा सिखाएंगे। तो लगभग 8 के आसपास हमने सिद्धांत अपने पहले टॉपिक में या पहली क्लास में कंप्लीट किए हैं, और बाकी 5 से 6 सिद्धांत, नियम या लॉज बचे हैं, रह गए हैं। वो इस टॉपिक में एक छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें हम लगभग ये सारे कंप्लीट कर लेंगे। एक बार मैं रिव्यू देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि चयन का सिद्धांत क्या है, हम पढ़ेंगे कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है, और इसके बाद हम आखिरी में पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, द थ्योरी ऑफ या द लॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और फिर अगले टॉपिक में या अगली क्लास में इस टॉपिक को यानी कि सेकेंड टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो हम शुरू करते हैं कि चयन का सिद्धांत क्या है। चयन का सिद्धांत, चीज़ों को सिलेक्ट करने का सिद्धांत। चीज़ों को सिलेक्ट करने का सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत का, किस नियम का प्रयोग करना है, किस पद्धति का प्रयोग करना है, किस नियम या पद्धति का सहारा लेना है, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक के पास होना चाहिए। यदि आप अध्यापक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस विधि के द्वारा बच्चे को आसानी से समझाया जा सकता है, या किस पद्धति का बच्चे को आसानी से समझाया जा सकता है, या किस प्रकार का कंटेंट पढ़ाना चाहिए। जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो बच्चे के लिए उपयोगी है, क्या बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित है। इन सारी चीज़ों का एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चयन का सिद्धांत हमें बताता है कि हमें कब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, किस मेथड का उसमें प्रयोग करना है, और किस पद्धति का उसमें प्रयोग करना है। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान किसके पास होना चाहिए? एक शिक्षक के पास होना चाहिए। यही कहलाता है चयन का सिद्धांत, कि हमें क्या सिलेक्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। ये एक शिक्षक को पता होना चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई को सरल बनाने के लिए, उनकी शिक्षण की प्रक्रिया को, उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक शिक्षक को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किस चीज़ों को सिलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। तो चयन का सिद्धांत हमें यही बताता है। इसके बाद अगला है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही, हर बार आते हैं। एनसीएफ 2005 भी कहता है और आईटी एक्ट 2009 भी कहता है कि हमें बच्चे को केंद्र बिंदु मानना है। शिक्षण की प्रक्रिया के 3 ध्रुव होते हैं, जिसमें हमें केंद्र बिंदु किसको मानना है? शिक्षक को मानना है। शिक्षक को नहीं, हमें केंद्र बिंदु बालक को मानना है या शिक्षार्थी को मानना है। तो बाल केंद्र शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक है। ये समस्त शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है? तो बालक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। सारी शिक्षा बालक को केंद्र बिंदु मानकर ही दी जानी चाहिए, उसके इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। और जो शिक्षक है वो एक सुविधादाता के रूप में अपनी भूमिका निभाए, एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाए। बाकी सारी चीज़ें कौन करेगा? बालक ही करेगा। उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर, उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें होंगी। उसका स्तर क्या है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो बाल केंद्रिता शिक्षा का सिद्धांत कहता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, उसकी क्या रुचि है, उसकी कितनी योग्यता है, कितनी उसमें क्षमता है, और क्या उसका स्तर है, निम्न स्तर है, उच्च स्तर है या मध्यम स्तर है। तो उसके स्तर को भी ध्यान में रखकर हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और यदि हमें अच्छी शिक्षा और अधिगम की प्रक्रिया को अच्छा बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो हमें बच्चे को केंद्र में रखना होगा, हमें उसको सेंट्रल पॉइंट मानना होगा और उसके हिसाब से शिक्षा प्रदान करनी होगी, तभी हमारे शिक्षा के उद्देश्य पूरे होंगे। तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, और इसके पहले हमने चयन का सिद्धांत पढ़ लिया कि कौन सी चीज़ें बच्चों के लिए हमें सिलेक्ट करनी है और कौन सी चीज़ें हमें रिजेक्ट करनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। इससे भी संबंधित 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही है। एक तो प्रश्न आता ही है और बार बार आया भी है, पिछले भी जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं उनमें भी आया है। इसके बाद हम लोग किसी ने बोला था कि सर पुराने वर्षों के प्रश्न करवाइए, बाल विकास के भी, हिंदी के भी, संस्कृत के भी, मैथ्स के भी। तो सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। मैथ के तो कुछ करवा दिए हैं मैम ने, और बाकी जो रह जाते हैं वो मैं कराऊंगा आपको। तो मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है? तो विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह सफलतापूर्वक सीखते हैं। यदि आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं
और पढ़ाते समय उनकी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यदि आप उनकी मातृभाषा का विद्यार्थियों को पढ़ाते समय प्रयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत आसानी से सीखते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया त्वरित हो जाती है और इससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप उनको पढ़ाते समय उनकी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप जो उनके पास पड़ोस में बोली जाती है, जो उनके परिवार में बोली जाती है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपको उन्हें संस्कृत पढ़ानी है, आप उन्हें संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं या आप उन्हें अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि देखो बच्चों, कैमल मतलब होता है, और मान लो उसकी मातृभाषा हिंदी है, आपको पढ़ाना उनको अंग्रेजी है, तो आपने अंग्रेजी में पढ़ाया कि लायन मतलब शेर होता है, तो उनको आपने शेर का उदाहरण दिया, शेर की विशेषताएं बताई और भी शेर के बारे में बताया। तो उनकी मातृभाषा हिंदी में आपने इंग्लिश को पढ़ाया, हिंदी से इंग्लिश का कनेक्शन किया कि पैंथर मतलब चीता होता है, लायन मतलब शेर होता है, टाइगर मतलब बाघ होता है। ये सारी चीज़ें, सारे एनिमल्स के नाम आपने उसको पढ़ाया इंग्लिश में है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हिंदी से किया या उसका कनेक्शन हिंदी से जोड़ा, जो कि हिंदी उसकी मातृभाषा है। तो आपने मातृभाषा के शिक्षण के सिद्धांत का पालन किया और विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय मातृभाषा का उपयोग करने से वह जल्दी सीखता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ और वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित कर पाता है। जैसे आप उससे लायन बोलते रहते या पैंथर बोलते रहते तो वो नहीं समझता कि ये चीज़ें क्या है, और उसको इंग्लिश बहुत कठिन लगती, चीज़ें उसको समझ में नहीं आती। लेकिन जब आपने उसको बताया कि एल फॉर लायन, और लायन मतलब शेर होता है, टी फॉर टाइगर, टाइगर मतलब बाघ होता है, बाघ ऐसे होता है, बाघ जंगलों में पाया जाता है, हमारे घर में नहीं पाया जाता। आपने काऊ बोला और बताया गाय, ये हमारे घर में भी पाई जाती है और ये डोमेस्टिक एनिमल है, एक पालतू पशु है। ये सारी चीज़ें आपने उसको हिंदी में बताई, क्योंकि हिंदी उसकी मातृभाषा है, तो उसको अंग्रेजी भी समझ में आती है और अंग्रेजी भी उस पर बनती है। तो ये होता है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। आप उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं या मातृभाषा की मदद से पढ़ाएं। इसके बाद अगला सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? पुनर्बलन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट, लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिद्धांत किसने दिया। तो अमेरिकी वैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे कि बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। तो पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन एक छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट में मैं इसको आपको सुनाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि पुनर्बलन क्या है। एक बच्चा था, मैंने कक्षा 11 में अंग्रेजी में ये छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, जो मैं आपको सुनाऊंगा और आपको पता चलेगा कि पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट क्या है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, कनाडा का कोई लड़का है पाउलो, उसका नाम है पाउलो, PAULO। तो कनाडा का एक लड़का है जिसका नाम है पाउलो। पाउलो के गांव में हमेशा से एक प्लेन आता है, प्लेन उसके गांव में आता है, रुकता है और पाउलो बार बार उसको देखने जाता है, प्लेन को। और प्लेन को देखने जाता है तो उसकी इच्छा भी होती है प्लेन में घूमने की, एयरोप्लेन। तो बार बार उसकी एयरप्लेन में घूमने की इच्छा होती है पाउलो की। और पाउलो के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा गरीब घर से होता है, तो प्लेन में कभी वो घूम नहीं पाता। अब एक बार क्या होता है कि फिर से प्लेन आता है पाउलो के गांव में और पाउलो फिर से उसमें घूमना चाहता है लेकिन नहीं घूमना पाता। तो फिर एक बार उसके स्कूल में, पाउलो जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होता है कि जो बच्चा साल के 365 दिन यदि स्कूल लगता है और वो 365 दिन स्कूल आता है और टॉप करता है, जो टॉपर रहता है, सत्र के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो अच्छे नंबर लाता है, जिसकी फर्स्ट रैंक लगती है, उसको एयरप्लेन की यात्रा करवाई जाएगी। तो पाउलो खूब मेहनत करता है और खूब कड़ा परिश्रम करता है 365 दिन, चाहे उसकी तबीयत भी खराब हो फिर भी वो स्कूल जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करता है। और फिर पाउलो सत्र के अंत में टॉप भी करता है, पाउलो की फर्स्ट रैंक लगती है और फिर पाउलो को एयरप्लेन में घूमने मिलता है, जिसकी पाउलो की बहुत इच्छा थी कि मैं एयरप्लेन में घूमूं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से पाउलो एयरप्लेन में नहीं घूम पाता है। लेकिन फिर जब उसको मौका मिलता है तो मौका पे वो चौका मारता है और फिर टॉप करता है अपने स्कूल में, पूरे स्कूल में वो टॉप करता है और फिर उसको उसके प्रिंसिपल के द्वारा उसको एयरप्लेन की यात्रा करवाई जाती है। तो ये क्या है? उसके प्रिंसिपल ने उसको एयरप्लेन की यात्रा कराई पाउलो को। पाउलो की बड़ी इच्छा थी घूमने की,
तो ये पावलो के लिए क्या दिया, पावलो के लिए ही तो पुनर्बलन है। यदि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, यदि मैं टॉप करूंगा पूरे स्कूल में, तो मुझे एयरप्लेन की यात्रा मिलेगी करने के लिए। तो ये पावलो के लिए क्या है, यात्रा करना, ये प्लेन में घूमना क्या है, ये पुनर्बलन है। ये शिक्षक ने 1 साल पहले दिया था कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो ये पुनर्बलन। और ये तो एक बड़ा उदाहरण था, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ता है और उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अच्छा अगर तू पढ़ेगा तो मैं आपको अच्छा मोबाइल दिला दूंगा, अच्छी साइकिल दिला दूंगा, या बहुत अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं। तो ये क्या है, ये पुनर्बलन है। यदि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा किया, या उसका टीचर कहता है कि शाबाश तूने बहुत अच्छा किया। तो ये क्या है, ये पुनर्बलन ही तो है। यदि कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो क्लास टीचर उसको पुरस्कार देता है, या टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो क्लास टीचर उसको पुरस्कार देता है। तो ये क्या है, ये पुनर्बलन ही तो है। तो ये है पुनर्बलन का सिद्धांत। हमें पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रयोग करना है और इस पुनर्बलन के सिद्धांत के द्वारा हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बहुत अच्छा बनाना है। इसके बाद अगला है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, द लॉ, द थ्योरी या द लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो कक्षा के सभी छात्रों में व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। यहां तक कि कक्षा के छात्र ही नहीं, संसार के सारे व्यक्तियों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। यहां तक कि जुड़वा बच्चों में भी भिन्नता होती है। 2 जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते, किसी ना किसी रूप में वो भिन्न होंगे एक दूसरे से, अलग अलग होंगे एक दूसरे से। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि हर 2 व्यक्ति अलग अलग होते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं होते। उनकी अलग अलग रुचियां होंगी। यदि सबको समान भी होगा तो रुचियां अलग अलग होंगी। यदि रुचियां भी समान होगी तो अभिवृत्ति अलग होगी। कुछ ना कुछ उन 2 बंदों में अलग अलग होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि 2 व्यक्ति समान हों। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि कक्षा के सभी छात्रों में व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता। कोई अच्छा उच्चारण नहीं करता है तो किसी का वाचन ठीक नहीं होता, और किसी का कोई मौन पाठ अच्छे से नहीं कर पाता। कोई बार बार याद करने पर भी सारी चीजें भूल जाता है, उसको फैक्ट याद नहीं रहते, सारे तथ्य वो भूल जाता है। तो ये व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत है। कोई मौन वाचन नहीं कर पा रहा, कोई शास्त्र वाचन नहीं कर पा रहा, कोई बार बार याद करने पर भी चीजों को याद नहीं रख पा रहा, कोई ठीक से लिख नहीं पा रहा, कोई अशुद्ध उच्चारण कर रहा। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। हर व्यक्ति में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति समान नहीं होते। 2 व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, यानी कि जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे से असमानता प्रदर्शित करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग दिखेंगे। तो हमने व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत पढ़ा, हमने पावलो का उदाहरण लेके पुनर्बलन का सिद्धांत समझा। इसके बाद हमने समझा कि मातृभाषा में यदि आप पढ़ाएंगे या मातृभाषा की मदद से पढ़ाएंगे तो किस प्रकार आपको फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हमने बालक को केंद्र बिंदु मान के पढ़ा, और हमने पढ़ा कि चयन या सिलेक्ट करने का सिद्धांत क्या होता है, हमें चीजें कैसे सिलेक्ट करनी है और कैसे रिजेक्ट करनी है। तो लगभग हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं, और अगले जो क्लास होगी हमारी उसमें इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे या फिनिश कर लेंगे। और ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।